चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सीधी सीधी बात है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास लाइट पे काम कर रहा हो, लाइट की वजह से काम कर रहा हो, लाइट हो तब काम कर रहा हो, है ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जी हम ये दो बता रहे हैं सिर्फ यही दो हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। ठीक है, उनमें से दो इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ना है, वो है एक माइक्रोस्कोप एंड दूसरा पढ़ना है टेलीस्कोप। इसके अलावा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ कैमरेज होते हैं छोटे छोटे, नाक में डाल दिए जाते हैं, देखा जाता है पेट के अंदर क्या है, नली में क्या है, ये सब ऑप्टिकल, ये सब भी इंस्ट्रूमेंट ही है। आप जो कैमरा यूज़ कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, DSLR यूज़ कर रहे हो, मिररलेस कैमरा यूज़ कर रहे हो, ये सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमें इनमें से सिर्फ दो के बारे में स्टडी अभी करना है फ़िलहाल। वो है, पहला है आपके पास माइक्रोस्कोप एंड दूसरा है आपके पास टेलीस्कोप। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के काम में आता है। ठीक है, जैसे आप एक सिंपल सा एक सिंगल आप लेंस ले लो, उठा लो, वो भी क्या कहलाएगा आपके पास? एक माइक्रोस्कोप ही कहलाएगा। जैसे मैंने ये लेंस उठा लिया तो मैं क्या कहूँ, ये भी क्या है आपके पास? ये एक माइक्रोस्कोप है। क्यों? क्योंकि ये भी किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा रहा है। ठीक, तो ऐसे माइक्रोस्कोप जो एक सिंगल लेंस है, देखो अगर मैं इसी को देखना चाहूँ तो ये देखो आपको बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? यहाँ पे अगर हम ई देखें तो ई भी आपको कैसा दिख रहा है? तो बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो ये भी आपके पास सिंपल सा एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो एक सिंगल लेंस भी एक माइक्रोस्कोप है। ठीक है, ऐसे माइक्रोस्कोप को हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप ना, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इस माइक्रोस्कोप से जो चीज़ नहीं दिख पाता है तो हमको और एडवांस किस्म का माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो ये माइक्रोस्कोप बेटा आपके पास दो टाइप्स के हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप एंड दूसरा होता है जो आप लैब के अंदर देखे होंगे, एक ऐसी माइक्रोस्कोप जिससे हम लोग जो चीज़ इससे नहीं दिखाई दे रही है, जैसे आप देखा होगा, आपने अगर लैब वगैरह में देखा होगा तो ओनियन सेल वगैरह देखते थे, है ना, ब्लड सेल्स वगैरह देखते थे, तो उसमें दो दो लेंसेज लगे होते हैं, है ना, एक आँख के पास लगता है, एक स्लाइड के पास लगता है। तो वो जो आपके पास माइक्रोस्कोप है, उससे हम लोग बहुत छोटी चीज़ों को मैग्नीफाई करके देखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो दूसरा हमारे पास माइक्रोस्कोप है, वो क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक जमाने में हम लोग के सिलेबस में एक और माइक्रोस्कोप हुआ करता था, उसको हम लोग बोलते थे बच्चों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उससे हम लोग इलेक्ट्रॉन को भी देख सकते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप तो आपने ये देख लिया, ये माइक्रोस्कोप तो आपने लैब में देखा है ना। और अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आप अगर कभी किसी म्यूजियम वगैरह में जाएंगे, जैसे दिल्ली में एक नेशनल साइंस म्यूजियम है, वहाँ जाएंगे तो खूब बड़ा सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रखा हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको दो ही के बारे में पढ़ना है, एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एक है सिंपल माइक्रोस्कोप एंड दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इनमें भी दो दो केसेस पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ना है? पहला तो जो इमेज हो, फाइनल इमेज कहाँ कहाँ बनेगा? दो जगहों पे इमेज बनेगा आज से। ठीक है, एक होगा LDDV। LDDV का मतलब होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, और दूसरा होता है इनफाइनाइट, जिसको नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है? हमारी आंख कितनी कम से कम दूरी को अलग अलग देख सकता हो, मतलब क्लियरली उसको पढ़ सकता हूं, सिंपल सी बात कहे तो ऐसे डिस्टेंस को हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आप सबके पास पेन है, आप उठाओ पेन को, सब लोग उठा लो और इस पेन को अपने आंखों के करीब लेके आओ, तो आपको ये पेन एक नहीं दो दिखाई देगा। आप अपने आंखों के करीब लाओ, आपको देखो ये पेन आपको एक नहीं डबल दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहे क्या? है ना, एक ऑब्जेक्ट दो कैसे हो सकता है भाई?
पहली कहानी ये। दूसरी दिक्कत ये आती है, प्लीज प्लीज ध्यान सुनो, सुनते रहो। दूसरी दिक्कत ये आ रही है, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम 25 सेंटीमीटर से कम की दूरी पे रखेंगे तो हमारी आंखों पर स्ट्रेस पड़ता है, दर्द होता है, यहाँ पर एक अजीब टाइप का थकान होता है हमारे आंखों में, है ना। इसी वजह से हम लोग को नींद आ जाती है पढ़ते पढ़ते। हम लोग किताब कैसे पढ़ते हैं, ऐसे किताब उठाया और पढ़ रहे हैं, ऐसे सो के आराम से पढ़ रहे हैं, अरे हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ते पढ़ते कहानी खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी आई और इस बुक की बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर से कम है, और 25 सेंटीमीटर से कम होने की वजह से हमारे आंखों पर स्ट्रेस पड़ता है, आंखें जल्दी थक जाती है और हमें नींद आने लगती है। पहली कहानी। अब वही पेन हम यहाँ पर रख दें, जो आपने पेन लिया तो उसी पेन को मैं यहाँ रख दूँ और कहूँ कि इस पेन को देखो, तो आप पेन को बड़े लंबे समय तक देख सकते हैं, आपकी आंखों पे कोई थकान नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब हम कहें कि अगर किसी पेन या किसी भी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से ज्यादा की दूरी पर रखेंगे तो हमारे आंखों पर क्या होगा, स्ट्रेस कम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या बहुत कम पड़ेगा, है ना। इसी वजह से मम्मी और पापा आप लोगों को कहते हैं कि बेटा टेबल कुर्सी का यूज करो पढ़ाई करते समय, और बैठते समय अपनी पीठ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी पोस्चर तो सही रहेगी ही रहेगी, इसके अलावा एक और काम होगा कि ऑब्जेक्ट और आपके आई की जो बीच की दूरी है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया तो आपके आंखों पर स्ट्रेस कम पड़ेगा और आप लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी फुल कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, तो ये पहली कहानी थी। तो एलडीडीवी समझ में आया। एलडीडीवी का मतलब होता है यही 25 सेंटीमीटर को हम बोलते हैं एलडीडीवी, और नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इनफाइनाइट पर। तो दोनों केसेस पढ़ने हैं, आवाज नहीं होना चाहिए ना तो भी भगा देंगे पीछे से, समझ लेना लोग, इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं। तो इसमें भी दो केसेस पढ़ेंगे हम लोग। पहला पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, एलडी डीवी पर फाइनल इमेज बन रहा हो, और दूसरा फाइनल इमेज कहाँ बन रहा हो आपके पास, इनफाइनाइट पे बन रहा हो। ठीक है, इसमें भी यही दोनों केसेस पढ़ेंगे हम लोग। कौन कौन सा, कि फाइनल इमेज कहाँ बन रहा हो, एलडी डीवी पर बन रहा हो। एलडी डीवी का मतलब होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या फाइनल इमेज कहाँ बन रहा हो, इनफिनिटी पे बन रहा हो। ठीक है, तो ये तो अभी केस था आपके पास माइक्रोस्कोप, इतना आपको स्टडी करना है। इसके बाद हम बात करते हैं टेलीस्कोप की। तो टेलीस्कोप में अगर हम आ जाएं तो ये टेलीस्कोप भी बेटा आपके पास दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, एंड दूसरा होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर क्या होगा, वहां रिफ्रैक्शन फिनोमिना होगा। सिंपल सी बात कहें तो रिफ्रैक्शन के वजह से आप, अच्छा पहले तो ये जान लो कि ये टेलीस्कोप होता क्या है, माइक्रोस्कोप, और दूसरा आप पढ़ेंगे क्या, टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप होता क्या है, टेलीस्कोप एक डिवाइस होता है जिससे हम दूर की चीजों को पास दे सकते हैं। ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप। अच्छा, ये टेलीस्कोप दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप एंड दूसरा होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर रिफ्रैक्शन फिनोमेना होगा जिसकी वजह से हमें दूर की चीजें पास दिखाई देंगी, और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर रिफ्लेक्शन के वजह से हम दूर की चीजों को करीब देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अब अगर हम रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बात करेंगे तो ये भी बेटा आपके पास दो टाइप्स के होते हैं। होते तो बहुत हैं लेकिन हम पढ़ेंगे दो टाइप्स के बारे में, पढ़ेंगे एक ही। एक होगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, इसको नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं होता क्या है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, ये चांद तारा प्लैनेट्स की स्टडी करने के काम में आता है, एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है ना।
जैसे हम लोग बोलते हैं आज सूर्य ग्रहण लग रहा है तो कितने से कितने बजे तक गायब हो जाएगा, कौन कहाँ होगा, कैसा होगा, तो उस टाइप के टेलीस्कोप में हम कौन सा टेलीस्कोप यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टाइप टेलीस्कोप यूज करते हैं। दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल टाइप टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टाइप टेलीस्कोप कहाँ यूज होता है, टेरेस्ट्रियल टाइप टेलीस्कोप हम अर्थ पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है बहुत दूर पर, देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टेरेस्ट्रियल टाइप टेलीस्कोप यूज करते हैं। जैसे आप लोग अपना बाइनोकुलर्स, जिसको आप दूरबीन बोलते हो, दूरबीन देखते हो ना अर्थ पे कि कौन कहां पर है, तो उसको देखने के लिए हम किस टाइप का टेलीस्कोप यूज करते हैं, टेरेस्ट्रियल टाइप टेलीस्कोप यूज करते हैं। जैसे आप लोग बंदूक में देखा होगा, या आप लोग पबजी खेलते होगे तो उसमें लगाते हैं हम लोग स्कोप, 8x 4x 6x 2x होलोग्राम, है ना, जो भी लगाते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या है आपके पास, वो सब आपके पास कौन सी टेलीस्कोप है, टेरेस्ट्रियल टाइप टेलीस्कोप, अर्थ पे एक स्थान से दूसरे स्थान देखने के काम आता है, ठीक है। इसमें भी आप दोनों केस स्टडी करेंगे कि जब फाइनल इमेज कहां बना हो, कहां बना हो बेटा, फाइनल इमेज बना हो एलडी डीवी पर बना हो, और दूसरा फाइनल इमेज कहां पे बना हो, इन्फिनिटी पे बना हो। देखो या तो ये आता है बोर्ड एग्जाम में, या तो ये आता है, इन दोनों का चांसेस सबसे ज्यादा होता है, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो ये है आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप आपको नहीं पढ़ना है, बस जान लीजिए। आप लोग पहले जमाने में एक कैमरा आता था रील वाला, उस कैमरे में एक छोटी सी लेंस होती थी, उस लेंस को अपने आंख के पास लगा के हम लोग देखते थे कि सब लोग सारे फ्रेम में आ रहे हैं कि नहीं, उसके बाद फिर फोटो खींचते थे खींची। तो वहां पे भी जो टेलीस्कोप है वो क्या है, वो भी आपके पास टेरेस्ट्रियल टाइप टेलीस्कोप है। जो बच्चों खिलौना वाला दूरबीन होता है, दूरबीन देखा है ना, वो दूरबीन में भी जो आपके पास वो भी जो टेलीस्कोप, वो भी क्या है, टेरेस्ट्रियल टाइप टेलीस्कोप है। मैं दिखा दूंगा, मेरे पास बहुत पावरफुल एक दूरबीन रखे हैं, अच्छा भी दिखा देंगे, वेट करो तो, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेरेस्ट्रियल टाइप टेलीस्कोप। आगे बढ़ते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी दो टाइप के टेलीस्कोप होते हैं बेटा, एक होता है न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप एंड दूसरा होता है कास्गेरियन टाइप टेलीस्कोप। कास्गेरियन टाइप टेलीस्कोप। आप एक्चुअली ये भी हमारे पास जनरली एस्ट्रोनॉमी वगैरह में ही यूज होता है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा नहीं बहुत बड़ा होता है। इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव आसानी से नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड होता है ना। तो सर ये बढ़िया कि ये बढ़िया, ये बढ़िया, क्यों बढ़िया, क्योंकि कलर का जो प्रॉब्लम होता है, जैसे कौन सा ग्रह किस कलर का है, अर्थ किस कलर का है, ब्लू कलर का है, फलाने ग्रह किस कलर का है, तो कलर की जो कलर का जो क्रोमेटिक एब्रिविएशंस होता है वो ये एग्जैक्ट बताता है। जैसे हम 10 ब्रांड की कैमरा खरीद लें, मोबाइल फ़ोन खरीद लें, 10 अलग अलग कंपनी का, 10 में 108 मेगापिक्सल का मान लो कैमरा लगा हुआ, अब 10 से हम सेम फोटो खींचें तो आप देखोगे 10 कैमरे में का जो फोटो होगा वो अलग अलग आएगा, क्योंकि सबके अंदर जो लेंस की जो सेंसर्स लगी हुई हैं वो क्या है, अलग अलग है। तो आप उन फोटो को देख करके आप नहीं बता पाएंगे कि एग्जैक्ट कलर क्या है उस ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट ओरिजिनल है कि नहीं। तो एग्जैक्ट कलर बताने के लिए हमें क्रोमेटिक एब्रिविएशंस को दूर करना पड़ता है और हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज करते हैं। उससे हमें एग्जैक्ट कलर पता चल जाता है कि फलाने ग्रह किस कलर का है, ढकाने ग्रह किस कलर का है, मतलब एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा, कलर की कोई जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती। बस इसका एक यही डिमेरिट है कि इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से उठा के नहीं ले जा सकते, ये फिक्स होता है। बाकी ये सब भाई साहब हम उठा कर दूरबीन ऐसे देखते रहते हैं, ऐसे आज जहाँ मन करता है घूम घूम के देख लेते हैं, है ना। लेकिन इन भाई साहब को उठा के नहीं, ऐसे ऐसे देखना पड़ता है, उठा कर ऐसे फिक्स रहेगा जमीन पर, ऐसे घूमता रहता ऊपर नीचे, ऐसे उठा कर इधर उधर देखेंगे भाई साहब, है ना, हाँ तोप जैसा। अब दिखाएंगे, घबराओ नहीं। तो बात समझ में आई। तो ये जो आपके पास एक ओवरव्यू है किसका, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। तो फटाक से इसको बनाइए, फिर आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बनाइए तड़ाक से। तो पहला हेडिंग हम लोग का होगा
सिंपल माइक्रोस्कोप। लिखिएगा, इट इज अ डिवाइस which is used to see, it is a device which is used to see small object, which is used to see small object as magnified one, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, इसका प्रिंसिपल। अब मुझे बच्चों ये बात बताओ, ये जो मैंने अगर लेंस लिया है, प्रिंसिपल आप खुद अपने से समझ लो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, पहले समझ लो तो समझ में आ जाएगा। इससे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आप ऑब्जेक्ट को कैसा देखना चाहोगे, सीधा या उल्टा? सीधा। तो इसका मतलब इसका जो इमेज मिले वो सीधा मिले, हम यही चाहते हैं ना। मतलब इससे जो हम जो किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो उसका इमेज कैसा दिखना चाहिए, सीधा दिखना चाहिए। तो इमेज सीधा कब मिलेगा कॉन्वेक्स लेंस में, बताओ। ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए कि इमेज सीधा मिले? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दें तो इमेज कैसा मिलेगा, सीधा मिलेगा। वर्चुअल एंड डायरेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यही इसका प्रिंसिपल है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज कैसा मिलेगा, सीधा। क्योंकि हम जब भी देखना चाहेंगे तो हम चाहेंगे कि भाई सीधा दिखे और मैग्नीफाई दिखे, जैसे हो वैसे ही देखो, लेकिन कैसे दिखो, मैग्नीफाई दिखो। इसमें दो तरीके से ऑब्जेक्ट दिखाई देता है बच्चों। आप अगर ना थोड़ा दूर करते जाओगे तो आप इसमें उल्टा हो जाओगे, और जैसे नजदीक करोगे तो आप सीधा दिखाई दोगे, ठीक है। तो मुझे उल्टा तो देखना नहीं है, मुझे कैसा दिखना चाहिए, सीधा देखना चाहिए। तो सीधा देखने के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो लिख लो इसका प्रिंसिपल फटाफट एक लाइन में। अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज बेस्ड on the fact that an object placed between, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। a simple microscope is based on the fact that an object, ब्रैकेट में ओ लिखिएगा, is placed, an object ब्रैकेट में OBJ लिख देना, ओ मत लिखो, ऐसे लिखो OBJ, ऐसे सही रहेगा। An object ब्रैकेट में OBJ is placed between optical center, ब्रैकेट में O लिख देना इसको, is placed between optical center ब्रैकेट में O and focus ब्रैकेट में कैपिटल F of a convex lens form a virtual comma erect and magnified image on the same side of the lens. On the same side of the lens. अब इसमें केस नंबर 1 पढ़ना है। हेडिंग लिखिएगा, मैग्नीफाइंग पावर, वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नी FYING, मैग्नीफाइंग पावर। और इसके अंदर पहला हेडिंग होगा, when the final image is formed at LDDV। LDDV का मतलब होगा least distance of distinct vision
ठीक है, अब मेन है इसका रे डायग्राम बेटा, सब समझेंगे तो ही समझ में आएगा। सो हम बनाते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस, सब ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। मेन है रे डायग्राम, अगर रे डायग्राम आप सही बना लिए तो सारा खेल बन गया। ये है ऑप्टिकल सेंटर की कहानी। नहीं, ओ तो ध्यान देंगे, अभी नोट नहीं कोई करेगा। ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया एफ। हमको ऑब्जेक्ट कहाँ रखें कि इमेज सीधा बने, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो हम एक ऑब्जेक्ट को उठाते हैं और जितना छोटा होगा उतना छोटा ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, बहुत बड़ा नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे लेकर के जाएंगे, पैरेलल, कहां से पास करेगा, प्रिंसिपल फोकस। सब लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा रे ऑब्जेक्ट के टॉप और ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे, ये सीधा क्या होगा, चला जाएगा बिना किसी डेविएशन के, ठीक। अब चूंकि इधर तो ये मिलेगा नहीं, ये इसी साइड मिलेगा, अगर हम इसको आगे की ओर एक्सटेंड करते हैं तब। चलिए एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं और ऐसे जहां मिलेगा हम इन लोग को मिला लिया जाएगा, और इनको भी एक्सटेंड करते हैं। ये मिल गया, चलिए तो जहां ये दोनों मिल गए वहां मिला आपके पास फाइनल इमेज। इसका नाम होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट है ए बी तो ये होगा ए डैश बी डैश। समझने का प्रयास करिए, नहीं तो फिर रटते रहिएगा इसको और कुछ आएगा नहीं फिर आपके बस में। इसके ऑब्जेक्ट के हाइट का एक परपेंडिकुलर लाइन, ऑब्जेक्ट के बराबर एक लाइन हम ले लेंगे इस फाइनल इमेज पर हमेशा, ठीक है। इसका नाम हम लिख लेंगे यहां पर डी। तो ये हमारा फिगर हो गया कंप्लीट। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसके लिए u, और ये हो गया इमेज डिस्टेंस v, विच इज इक्वल टू होगा माइनस का d, क्योंकि फाइनल इमेज कहां बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को हम d से रिप्रेजेंट, ठीक है। 25 सेंटीमीटर, d की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर। अब मेन है आपको इसका निकालना है मैग्नीफाइंग पावर, ये, और याद रखिएगा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला मैं आपको बार बार बता दे रहा हूं, याद रखिएगा। मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू होता है बीटा अपॉन में अल्फा। बताओ बीटा क्या था पहले जमाने में, याद करिए। ऑब्जेक्ट एंगल बनाता था अल्फा, इमेज बनाता था बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाता था गामा, बनाता था क्या। तो व्हाट इज बीटा, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, एंड व्हाट इज अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, ठीक है। इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग
पावर। अब हम क्या करेंगे, जब सब कुछ बना है तो हमारे पास एक हमारी आंख भी होनी चाहिए। तो ये हो गई हमारी आंख। और ये दोनों रे जहां मिलेंगी यहीं आपके पास होगी आपकी आंख। बात नहीं होनी चाहिए। सब बदमाश है सब। तो ये हमारी हो गई आई। बात कम, काम ज्यादा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, आपकी आंख। ठीक है, बनाइए। अच्छा, पहले स्पीकर को बनाइए, फिर इसका हम लोग मैग्नीफाइंग पावर डिराइव करते हैं। फटाक से बनाइए आप लोग, जल्दी से, जल्दी, बात नहीं। बीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। ठीक है, तो वो बीटा है। तो देखो यहाँ बीटा कैसे दिखाई देगा। सो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कलर नंबर ब्लू ही ले लेता हूँ, या येलो ग्रीन ले लेता हूँ। तो ये इमेज है, ये बड़ा वाला इमेज है। ये जो एंगल बना रहा है इसका नाम होगा बीटा, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। कहोगे सर ये तो ऑब्जेक्ट पे भी एंगल वही बन रहा है, इमेज पे भी एंगल वही बन रहा है। तो हम ये जो लाइन खींचे हैं ना, यहां पर अब ए डैश डी, इस फाइनल इमेज पे ए डैश डी ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होगा। वहां से एंगल हम ड्रॉ करेंगे, वो एंगल बनाएगा अल्फा। मतलब कुछ इस प्रकार से। अब ये चूंकि दोनों की हाइट क्या है, ए डैश डी और ए बी दोनों की हाइट क्या है, सेम। और यहां से जो एंगल बनेगा बेटा, ये क्या कहलाएगा, ये एंगल कहलाएगा अल्फा। ये एंगल बनाया आपके पास अल्फा। बात समझ में आ गई। ज्यादातर कंफ्यूजन ये होता है बच्चों को कि बीटा कहां से बनेगा, अल्फा कहां से बनेगा। तो बीटा का मतलब जो आपके पास फाइनल इमेज बन रहा है वो एंगल तो बीटा बना लिया। अब उस फाइनल इमेज पे ही एक डिस्टेंस ले लोगे, हाइट ले लोगे, किसके बराबर, ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर। और वहां से इस जो एंगल बनाएगा वो एंगल आपके पास क्या कहलाएगा, अल्फा। यहां तक किसी को दिक्कत, फटाक से इसको लिखो अल्फा बेटा। दिखाओ, हम तो क्या लिखे हैं पूरी कहानी तुम्हारी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो हम लोग कल बात कर रहे थे सिंपल माइक्रोस्कोप, और आज हम बात करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर पहली पॉइंट जो थी व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट एलटीडीवी। इसका हम लोगों ने फिगर बना लिया। अब हम चलते हैं इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में मैग्नीफाइंग पावर कंफर्म आता है, और साथ में एक डेरिवेशन के साथ एक क्वेश्चन भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैग्नीफाइंग पावर हमेशा फॉर्मूला याद रखिएगा प्लीज, बात नहीं, थोड़ा ध्यान दे लीजिए आज। मैग्नीफाइंग पावर होगा हमेशा बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई, और अल्फा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। तो देखिए कैसे निकलेगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा। सो मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू होगा बेटा आपके पास बीटा अपॉन अल्फा। बीटा को हम लोग tan बीटा बोल सकते हैं, और अल्फा को tan अल्फा बोल सकते हैं। तो अगर हम tan बीटा खोजें तो क्या मिलेगा, इस ट्रायंगल में आपको tan बीटा दिखाई देगा बड़े वाले में, वो होगा a डैश b डैश अपॉन में a डैश o। तो ये होगा बेटा आपके पास a डैश b डैश अपॉन में a डैश o। अगर हम tan अल्फा की बात करें, tan अल्फा की बात करें तो इस ट्रायंगल के अंदर tan अल्फा दिखाई दे रहा है, वो होगा a डैश e अपॉन में a डैश o। ये होगा a डैश e अपॉन में a डैश o। जो कटे पहले उसको आप क्या करेंगे, काट लेंगे। a डैश o से a डैश o कैंसिल, ये यहां मल्टीप्लाई हो गया, मतलब आपके पास हो गया a डैश b डैश अपॉन में a डैश e। कोई दिक्कत प्लीज, बात नहीं। अब a डैश b डैश क्या है बच्चों, ध्यान दो। a डैश b डैश है हाइट ऑफ इमेज, और a डैश e क्या है आपके पास, a डैश e है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, प्रयास करेंगे समझने के लिए। अब सो मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू मिल गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या जनरली मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला भी होता है। सो आप लोग क्या लिखोगे बच्चों, थोड़ा ध्यान देना, मैग्निफिकेशन इक्वल टू, आप ये भी पढ़े हो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू होता है v बाई यू। क्या होता है? v बाई यू। अब v क्या है, थोड़ा ध्यान देते हैं, v क्या है और u क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो u है वो माइनस का u होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है ना, और जो v होगा उसकी जगह क्या लिखेंगे, माइनस का d लिखेंगे। तो ये हो जाएगा v की जगह होगा माइनस का d और u की जगह क्या होगा, माइनस का u। कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू एक फॉर्मूला मिल गया d बाई यू, इक्वेशन नंबर इसको बोलते हैं सेकंड। कोई दिक्कत? अब फॉर लेंस हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू क्या होता है 1 बाई एफ। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो v की जगह बच्चों क्या होगा, जल्दी बताओ। v की जगह माइनस डी और u की जगह माइनस यू। ठीक है, तो v की जगह हो गया माइनस डी माइनस u की जगह हो गया माइनस यू इक्वल टू होगा 1 बाई एफ। चूंकि कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देंगे, बात नहीं करेंगे। ये मिलेगा माइनस का 1 बाई डी प्लस का 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। इस 1 बाई डी को उठा के इधर लेते आओ, तो 1 बाई यू इक्वल टू मिल गया 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी। कोई तकलीफ? मैं क्या करता हूं, देखो हमें पता है d बाई यू की वैल्यू क्या है, m, तो हम ऊपर d से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग above इक्वेशन बाई d से मल्टीप्लाई करो, मिल गया था d बाई यू, इधर सॉरी d बाई यू, और इधर भी हो जाएगा d बाई एफ प्लस d बाई डी। और d बाई यू की जगह बच्चों आप क्या लिख सकते हो, m लिख सकते हो क्या। तो ये हो गया m और d से d कैंसिल हो गया, क्या मिला 1 प्लस क्या बचा d बाई एफ। ये हो गया इसका मैग्नीफाइंग पावर। कब? जब फाइनल इमेज कहां बना है, LDDV पे बना है, तब। बात समझ में आई? नोट करिए फटाक से। तो ये हमारे पास था, फाइनल इमेज कब बन रहा था यहां पर, LDDV। अब थोड़ा सा केस देखते हैं। LDDV का केस था, LDDV का मतलब उसी साइड बनेगा है ना, और 25 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज बना। ठीक, अब दूसरा हमारा केस होगा फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज कहां बनेगा बताओ, देखो यहां पे हमने बताया था नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट। अब ये बताओ हम ऑब्जेक्ट को कहां रखें कि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बन जाए। जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट ये जो था ये, इसको उठा के फोकस पर रख दे तो फाइनल इमेज कहां बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो अगला केस आपको फिगर थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा कि होना क्या चाहिए। देखिए सेकंड केस हो गया व्हेन द फाइनल इमेज, व्हेन फाइनल इमेज, ये बेटा कौन बोल रहा है, मैग्नीफाइंग पावर फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप magnifying power for simple microscope when final image is formed at, for simple microscope when final image is formed at infinity। ब्रैकेट में इसको याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट।
इन्फिनिटी ना लिख करके आए बोर्ड में, नॉर्मल एडजस्टमेंट लिख करके आए तो भी समझ जाइएगा आप इन्फिनिटी वाला केस पूछ रहे हैं। तो पहले हम इसका फिगर बनाते हैं, फिगर क्लियर करते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। सो हम बात कर लेते हैं इसका। सबसे पहले ये हो गया F, ये भी हो जाएगा इसका F, F1 F2 कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। इधर F1 बोल लेना, इधर F2 बोल लेना, कोई टेंशन नहीं है। और ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, क्योंकि हमें फाइनल इमेज कहाँ चाहिए, इन्फिनिटी पे चाहिए, तो हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पे। तो ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। एक रे ऑब्जेक्ट के टॉप से गया, पास होगा प्रिंसिपल फोकस से, इसको आप डार्क कर लीजिएगा और हमेशा रे डायग्राम में रे का यूज करिएगा। दूसरा रे ऑब्जेक्ट का टॉप और ऑप्टिकल सेंटर से लेके हम लोग जा रहे हैं। सो ये थोड़ा सा हम इसको एडिट कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों रे कैसी जानी चाहिए, पैरेलल जानी चाहिए, तो इसका फोकस कहीं इधर होगा। ये होगा इसका फोकस, ठीक है। और ये रे चली गई पैरेलल, ठीक। इधर हमारा बन जाएगा आंख, ये हो गया आपके पास आई। फाइनल इमेज आपके पास इधर मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसे बढ़ा दीजिएगा इसको पीछे की ओर, और इनको भी आप पीछे की ओर एक्सटेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ये इमेज कहाँ मिलता हुआ नजर आएगा, इन्फिनिटी में, ठीक है। तो ये हो गया इसका रे डायग्राम, बहुत सिंपल सा है। अब समझते हैं इसका मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा और कैसे होगा। तो मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास हम लोग जानते हैं, फाइनल इमेज इसका कहाँ बन रहा है, इनफाइनाइट पे बन रहा है, तो हम लोग यूज करते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू होगा 1/f। फाइनल इमेज बन रहा है इनफाइनाइट पर, u की जगह चूंकि ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो माइनस u हो जाएगा इक्वल टू 1/f। हम इधर क्या करते हैं, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू हो जाती है 0, तो ये हो गया 1/u इक्वल टू 1/f। और हमको पता है यहाँ से अगर देखें तो d/u की वैल्यू क्या होता है, m। अगर हम d से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें m दिखने लगेगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई d, d से मल्टीप्लाई करने को मिलेगा d/u इक्वल टू d/f, और d/u क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू क्या होगा, d/f। ये हो गया आपके पास मैग्नीफाइंग पावर फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट LDDB। यहाँ पे लिख लेंगे कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट से, क्योंकि d/u की वैल्यू पहले वाले क्वेश्चन में यही थी, फ्रॉम सेकंड नॉट फर्स्ट, फ्रॉम सेकंड। नोट कर लीजिए फटाफट।
नेक्स्ट हेडिंग है बेटा आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा होता है, लेट्स सी कुछ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो अगर सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको नहीं दिखा पा रहा है उसको कौन दिखाएगा? हाँ, बात नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूं कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है। एक ऐसा डिवाइस जिसकी मदद से हम बहुत छोटी चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। प्लीज बात नहीं, अगर आप बात करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो लेट्स सी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हमारे पास बहुत सारे माइक्रोस्कोप हैं। अब यहां पे मैं आपको दिखाता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं क्या है कहानी में, ठीक है। ये बेटा आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये भी है, ये भी आपके पास जो दिख रहा है आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब यहां पे दो टाइप के लेंसेज के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक यहां पर आप अपना आंख लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं आईपीस, ठीक है। और यहां पर आप अपना स्लाइड रखते हैं तो यहां पर भी एक लेंस लगा होता है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब इसमें अलग अलग फोकल लेंथ के 3-3 लेंसेज दिए गए हैं, जो भी चाहे आप एडजस्ट कर सकते हैं। जितना आपको छोटा ऑब्जेक्ट देखना है उस हिसाब से हम लोग एडजस्ट करते हैं इस लेंस को। तो हम सिर्फ दो लेंस से यहां काम करते हैं, एक ये, एक ये, एक ये या ये, एक ये या ये, सिर्फ दो लेंस, ठीक है। की मदद से हम लोग उन चीजों को देख पाते हैं, उन छोटी चीजों को देख पाते हैं जिनको हम नॉर्मल लेंस से नहीं देख सकते, मतलब जिनको हम सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। उनको देखने का काम हम किससे करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से करते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत? नो सर। यहां पे भी देखिए आपके पास लेंसेज लगे हुए हैं, देखिए एक ये आईपीस होगा और इधर ऑब्जेक्टिव हो गया, दिख रहा है आपके पास? यस नो? यस सर। अब बात समझते हैं जरूरी। पहला तो ये हो गया कि ये होता क्या है। ये एक डिवाइस है जिससे हम बहुत छोटी चीजों को देखेंगे, बहुत छोटी चीजों को देखेंगे, मतलब जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हो, उतने छोटे चीजों को हम लोग इससे देख सकते हैं। अच्छा जी। दूसरा, अब आपको एक जरूरी बातें याद रखना है। वो बातें क्या है मैं आपको समझा रहा हूं और सब बच्चे समझेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्या आता है आपके दिमाग में, उस कंफ्यूजन को मैं यहीं का यहीं आपको दूर कर देता हूं कि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन न रहे। यहां लगा देते हैं, ठीक है। ए बेटा ये बताओ, अगर आपने कल दूरबीन देखा था, जिसको आप टेलीस्कोप बोलते हो, माइक्रोस्कोप में वो टेलीस्कोप होता है, वो दूर की चीजों देखने काम आता है ना। अब दूरबीन में जो आंखों के पास लगाए थे वो कैसी थी, छोटी थी कि बड़ी थी? तो जो आंखों के पास लगाए थे दूरबीन की अगर हम बात करें, मतलब टेलीस्कोप की अगर हम बात करें, तो टेलीस्कोप में जो आईपीस होती है वो कैसी होती है? आईपीस छोटी होती है। और जो ऑब्जेक्ट के पास था, जो दूर लगा था, उसका नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव। उसका साइज कैसा था, बड़ा था कि छोटा था? बड़ा था। यहां ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है। ये टेलीस्कोप की कहानी थी। लेकिन माइक्रोस्कोप में जस्ट इसका उल्टा होगा। माइक्रोस्कोप में क्या होगा, अब थोड़ा सा अगर मैं आपको ध्यान से इस फिगर को दिखाऊं तो शायद आपको बहुत क्लियर विजिबल होगा। यहां वाला जो लेंस है, आईपीस जो है वो बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है क्या? यहां आईपीस बड़ा दिख रहा है और यहां पर जो ऑब्जेक्टिव है कैसा दिख रहा है? छोटा दिख रहा है। क्लियर हो रहा है क्या? जस्ट उल्टा होता है टेलीस्कोप का। टेलीस्कोप में जो आंखों के पास लगाते हैं वो छोटा होता है और जो दूर होता है ऑब्जेक्टिव होता है वो बड़ा होता है। माइक्रोस्कोप में जस्ट उल्टा, जो आंखों के पास लगाएंगे वो क्या होगा? बड़ा, और जो लेंस के पास, मतलब जो ऑब्जेक्ट के पास लगता है ऑब्जेक्टिव, वो कैसा होगा? छोटा होगा। किसी बच्चे को यहां दिक्कत तो बोलो बेटा, यस नो? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी और भी बातें हैं, समझते जाइएगा। जिसको डाउट होगा बताइएगा, इकट्ठा फिर लिखवाते हैं। पहले पूरी समझा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं।
तो यहां पे कौन बड़ा है बेटा, जल्दी बताओ, यहां पे कौन बड़ा है माइक्रोस्कोप के अंदर? आईपीस बड़ा है, आईपीस आईपीस है बड़ा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव कैसा है? ऑब्जेक्टिव है स्मॉल। तो जो बड़ा होगा उसका अपर्चर भी बड़ा होगा और फोकल लेंथ भी बड़ी होगी। जो छोटा होगा उसकी अपर्चर भी छोटी होगी और फोकल लेंथ भी छोटी होगी, मतलब उसकी साइज भी छोटी होगी और फोकल लेंथ भी क्या होगी? छोटी होगी। यहां तक भी क्लियर? अच्छा सर, अब कभी भी आप इस टाइप के लेंस को देखेंगे, मतलब इस टाइप के माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, तो यहां क्या होता है बच्चों, मैं आपको अगर दूर से समझाना चाहूं, एकदम सिंपल वे में समझाना चाहूं, तो ये ऐसा दिखाई देगा आपके पास। ये हो गया आपके पास एक ट्यूब, इस ट्यूब के अंदर हम एक और ट्यूब डाल लेते हैं ऐसे, ठीक है। यहां पर हमने लगा लिया, ये जो बड़ी वाली ट्यूब है इसमें यहां पे हमने कौन सा लेंस लगा लिया? ये आईपीस हो गया। और यहां एक और, ये ट्यूब पैक होता है एकदम, और यहां पर एक और लेंस लगा लिया, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? बात समझने का प्रयास करिए। अब आप लोग क्या करते हो, यहां पर एक नॉब आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से, ये देखो एक नॉब दिख रहा है, दिख रहा है? इसमें भी दिख रहा होगा, इसमें भी आपके यहां पे एक नॉब दिख रहा है। इससे क्या करते हो आप? एडजस्ट करते हो, इस ट्यूब को बाहर या अंदर करते हो, इस लेंस और इस लेंस के बीच की दूरी एडजस्ट करते हो, इस तरीके से एडजस्ट करते हो कि जो आप ऑब्जेक्ट रखे हो उसका इमेज कैसा दिखाई दे? एकदम क्लियर दिखाई दे। जैसे कल आपने ऐसे ऐसे बीच में ऐसे ऐसे था ना रोल करने के लिए, दूरबीन में भी देखा होगा कि एडजस्ट करने के लिए होता है, जैसे आप एडजस्ट करते हो तो एकदम क्लीन दिखने लगता है। इस एडजस्टमेंट को हम फिजिक्स की भाषा में रैक एंड पाइनियन अरेंजमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? रैक एंड पाइनियन अरेंजमेंट। जो आप लोग दूरबीन में ऐसे ऐसे एडजस्ट करते हो ना कि क्लियर दिख रहा है कि नहीं, जूम इन जूम आउट करके, है ना, तो यहां पर भी होता है, ये एडजस्टमेंट करने के लिए होता है। आप लोग अगर कोई माइक्रोस्कोप ऑपरेट किया होगा, बहुत अच्छे तरीके से जाना होगा, देखा होगा, जब एडजस्ट करते हो तो एकदम क्लियर इमेज दिखता है, जब थोड़ा सा ज्यादा एडजस्ट करते हो तो धुंधला हो जाता है, थोड़ा कम कर देते हो तो भी धुंधला होता है, लेकिन एग्जैक्ट जब आप एडजस्ट करते हो तो उसका क्लियर इमेज आपको दिखाई देने लगता है। और इस एडजस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? रैक एंड पाइनियन अरेंजमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है? कोएक्सियल ट्यूब। कोएक्सियल ट्यूब का मतलब होता है एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब पड़ा होता है ऐसे। अब क्या करते हैं, जैसे मैं इस ट्यूब को पकड़ लूं और हम इसको एडजस्ट करते हैं अंदर बाहर, इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कैसा नजर आए? क्लियर नजर आए। ठीक है, ये ट्यूब देखिए आपके पास एडजस्ट हो रहा है अंदर बाहर, हम चाहे तो इसको अंदर भी कर सकते हैं बाहर भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्लियरिटी ऑफ द इमेज। हमें कैसा इमेज मिल रहा है, क्लियर मिल रहा है तो हम उतने पे एडजस्टमेंट रोक देते हैं, नहीं मिल रहा है तो फर्दर हम एडजस्ट करते रहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? रैक एंड पाइनियन अरेंजमेंट। यहां तक किसी को दिक्कत? तो बताओ माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है जिसके जरिए हम वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। कोई दिक्कत? इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे आप? इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंस। कौन कौन सा? एन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। The objective length have short focal length and short aperture, and the eyepiece have large focal length and large aperture. Both lens, both eyepiece and objective are held in coaxial tube. दोनों कैसे रखे जाते हैं? Coaxial tube में रखे गए हैं, and the distance between objective and eyepiece can be adjusted with the help of rack and pinion अरेंजमेंट। रैक एंड पाइनियन अरेंजमेंट के आधार पे हम इनके बीच के डिस्टेंस को क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं, सो दैट वी कैन फॉर्म अ क्लियर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस नो? कंस्ट्रक्शन समझ में आया? वर्किंग समझ में आया? आपको ये दिख रहा होगा ना, ये यहां से लेकर यहां तक, अगर आप अंदर से इसको खोल के कभी देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक ये एक ट्यूब की तरह से काम कर रहा होगा। एक ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब होगा, ये छोटा वाला ट्यूब, ये बड़ा वाला ट्यूब हो गया, इसके अंदर एक छोटा वाला ट्यूब ये है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना मेरी बात? ऐसे ही ये ट्यूब है, एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब,
ऊपर लग गया आपके पास आईपीस और नीचे क्या हो गया आपके पास ऑब्जेक्टिव। किसी बच्चे को तकलीफ तो बोलो, यस नो। चलो तो थोड़ा सा पहले इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह लिखा जाए, फिर आगे बात करते हैं। हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिखिए। It is used to see the minute particles or small object. It is used to see the minute particle or small object which cannot be seen by the simple microscope, which cannot be seen by the simple microscope. Next heading, construction. Next heading, construction. It consists of two lenses. It consists of two lens, comma, an objective, bracket में capital O, an objective of small focal length and small aperture. An objective have small focal length and small aperture and an eyepiece, bracket में capital E, and an eyepiece, bracket में capital E, bracket बंद, of large focal length and large aperture, of large focal length and large aperture, full stop. These lenses are held coaxially. These lenses are held coaxially in two coaxial tube, in two coaxial tube, and the distance between objective lens and object, and the distance between objective lens and object can be adjusted by distance between objective lens and object can be adjusted by rack, R-A-C-K, rack and pinion, P-I-N-I-O-N, rack and pinion arrangement, R-A-C-K, rack and pinion, P-I-N-I-O-N, pinion arrangement. ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ? यस नो? अब थोड़ा सा हम इसका प्रिंसिपल समझ लेते हैं, फिर लिखेंगे हम लोग कल। प्लीज समझिएगा, बस समझ लेंगे ना तो फिगर बनाने में आपका बहुत एकदम झटके से आप फिगर बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। बहुत खतरनाक बात बता रहा हूं, ट्रिक है ये है ट्रिक, या इसका प्रिंसिपल बोल लीजिए, ट्रिक और प्रिंसिपल। तो हम पहला तो ये करेंगे, जब भी इस टाइप का हमको फिगर बनाना होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, दोनों लेंस एक साथ नहीं बनाएंगे। जब फिगर बनाएंगे तब, मैं कल फिगर बनाना भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है? तो दोनों लेंस एक साथ नहीं बनाएंगे, कतई नहीं बनाएंगे। एक साथ दोनों लेंस बनाओगे तो जल्दी बनेगा ही नहीं, गड़बड़ होने का चांस 99% है, ठीक है? तो बारी बारी से हर लेंस को बारी बारी से आप बनाएंगे। तो ट्रिक देखिए, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव छोटा है तो छोटा, फिर दूसरा होगा आईपीस, आईपीस बड़ा है तो बड़ा। दोनों लेंस एक साथ नहीं बनाएंगे, मैं अभी बता रहा हूँ आपने, मैं ये बना रहा हूँ, ये ट्रिक बता रहा हूँ, अभी मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? मैं अभी ट्रिक इसकी बात कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। ये हो गया इसका क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया इसका एफ
यहां होगा इसका एफ, ये होगा एफ ई फोकल, सॉरी एफ ओ, ये ऑब्जेक्टिव है ना, ये आई पीस है, तो ये होगा एफ ओ, ये होगा एफ ओ। ठीक है, उसी प्लीज 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 सुनते रहिए, समझ में आएगा, सुनते रहिए। ये भी फोकल लेंथ, ये भी फोकल लेंथ, मान लेते हैं दोनों तो बराबर होता है ना, बाई फोकल लेंथ। अब हमको क्या करना है, ये हमारे पास आई पीस है, आई पीस को हम भूल जाते हैं कि आई पीस भी कुछ है अभी हमारे पास, उधर हमको नहीं पता क्या रखा हुआ। अब इसमें ये होगा आपके पास बच्चों क्या, ट्वाइस ऑफ एफ ओ। इसमें जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये इसका प्रिंसिपल एक है इसका ऑब्जेक्ट। अब ये बताओ इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे कि इमेज आपको बड़ा मिले और रियल मिले, रियल मिले और बड़ा मिले, इतना बड़ा मिले कि स्क्रीन पे दिखे। अगर हम यहां पर रख देंगे फोकस पे तो इनफाइनाइट पे मिलेगा, तो रियल तो होगा। अगर हम इस पे रखेंगे तो बड़ा तो होगा नहीं, दोनों का साइज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कहां रखेंगे, एफ ओ और एफ ओ एंड ट्वाइस ऑफ एफ ओ के बीच में रखेंगे, तो बड़ा भी मिलेगा और क्या मिलेगा, रियल। इसका मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट रखाएगा वो कहां रखेगा, एफ ओ एंड 2FO के बीच में। हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर हो गया, यस नो। अब इसका बताओ इमेज कहां बनेगा, ये है इसका ट्वाइस ऑफ एफ, इधर कहीं होगा, बताओ इसका इमेज कहां बनेगा, बियॉन्ड कहीं बनेगा। मान लेते हैं इसका इमेज यहां बन गया आपके पास, बड़ा सा बन गया, ये हो गया। मान लो ये था ए एंड बी, अभी मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, मैं ट्रिक बता रहा हूं, समझिएगा। ए एंड बी, और ये हो गया इसका ए डैश एंड बी डैश। अब ये क्या काम करेगा, ये इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनल कहानी याद रखिएगा, आपको देखना इधर से है, आंख इधर से लगाओगे तो इमेज कहीं इधर बनना चाहिए, इधर बनना चाहिए ना, मेरी बात समझने का प्रयास करिए। आप ये ऑब्जेक्ट उधर रखा हुआ, उधर स्लाइड आपने रखा है, इधर आपके पास आईपीस है, आप देखोगे तो इमेज तो इधर कहीं बनेगा ना। अब इमेज किसके वजह से बनेगा, फाइनल इमेज किसके वजह से बनेगा, इससे टकरा के आएगा तभी तो बनेगा। इसका मतलब इसके द्वारा इमेज इसी साइड बनना है, तो बताओ इसका ऑब्जेक्ट कहां रखा होना चाहिए। फिर बात सुनो, फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, जो जरूरी बात है वही है ट्रिक, यही ट्रिक है। फाइनल इमेज इसके वजह से बनेगा, ठीक, मतलब इसके वजह से जो इमेज बना वो इसके लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका भी इमेज इसी साइड मुझे बनाना है, तो बताओ इसका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कहां रख दिया जाए, इसको कहां रख दिया जाए कि इमेज इसी साइड बने, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर। मतलब इसका जो एफ ई होगा वो इधर कहीं हो जाएगा और इसका ऑप्टिकल सेंटर इधर हो गया, तो फाइनल इमेज इसी साइड बन जाएगा ना, बन गया इसी साइड। ये इसका ट्रिक था। तो इसका प्रिंसिपल क्या बोलेगा, बहुत सिंपल सा, देखो इसका प्रिंसिपल क्या है, ऑब्जेक्ट को हम कहां प्लेस करेंगे, एफ ओ एंड ट्वाइस ऑफ एफ ओ के बीच में। ये एक इमेज फॉर्म करेगा जिसका नाम होगा ए डैश बी डैश, और ये ए डैश बी डैश दूसरे वाले लेंस के लिए किस तरह से बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह से बात करेगा, है ना। और इसके द्वारा जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, अब ध्यान से देखो, यहीं पे पलट रहा है हमारी बात, इन्वर्टेड एंड इरेक्ट, इन्वर्टेड एंड वर्चुअल। पहले इन्वर्टेड के साथ रियल आता था, अब यहां इन्वर्टेड के साथ क्या आ रहा है, वर्चुअल। क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव उल्टा है। जब ऑब्जेक्ट उल्टा है तो इमेज भी कैसा मिलेगा, उल्टा मिलेगा। उल्टा हो गया तब तो इन्वर्टेड, और उसी साइड मिल गया तो क्या हो गया, वर्चुअल। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा, ये इसका क्या है, प्रिंसिपल है। फिर से इसका ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, FO एंड 2FO के बीच में। इसके द्वारा जो इमेज मिलेगा वो दूसरे वाले लेंस का क्या होगा, आईपीस के लेंस का क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और इसका जो फाइनल इमेज होगा वो कैसा होगा, उसका नेचर जल्दी बताओ, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड होगा। ये इसका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। बात समझ में आ गई। सो कल क्लास में इसको देखेंगे हम लोग।